हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए द मोस्ट अवेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का वन शॉट वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी का वन शॉट, जिसमें पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या फिर नोट्स टू अकाउंट्स, कमिटमेंट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इन सबको हमने बहुत डिटेल में समझा था किसमें क्या क्या आता है, किस एक्सटेंट तक आपको चीजों को याद भी रखना है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कि हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, अब हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्या होता है और किस तरीके से करा जाता है। अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट यहीं पे ग्रो कर रहा है कि अब नए नए तरीके आ रहे हैं एनालिसिस करने के, तो जो तरीके एनालिसिस के हमारे सिलेबस में है वो हम अच्छे से देखेंगे। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो देखो जल्दी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक मतलब नाम से समझ आता है कि हमने जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे, हम उनका एनालिसिस करें और उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन मेकिंग करें। तो मतलब कि हम कुछ उसका लॉजिकल एनालिसिस करें कि जी हाँ जी, कितना डेट ले रखा है हमने, कितनी हमारी इक्विटी है, टोटल एसेट में से कितना डेट है, या हमारे पास कैश कितना पड़ा है, हम अपने किस तरीके से अपनी शॉर्ट टर्म गोल, जो शॉर्ट टर्म हमारे टारगेट्स उनको कंप्लीट कर पाएंगे, हमारे वर्किंग कैपिटल कितनी है, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल के, सारी चीजों का एनालिसिस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद करते हो। और ये हर बिजनेस करता है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी मेरे को इंफॉर्मेशन मिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन, कि उनको अंडरस्टैंड करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और इकोनॉमिक डिसीजंस लेना। इकोनॉमिक डिसीजंस का मतलब होता है लॉजिकल डिसीजन लेना। अकाउंटेंसी या हमारे कॉमर्स की लैंग्वेज हम उसको इकोनॉमिक बोल देते हैं, कि द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन हमें लेना कि जो हमारे रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें। ठीक है जी। फिर आते हैं मेरे पास व्हाट आर द टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। मेरे पास क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या तरीके हैं एनालिसिस करने के। तो हमारे पास अनगिनत तरीके हैं। आई हैव एन नंबर ऑफ तरीके कि मैं किस किस तरीके से एनालिसिस कर सकता हूँ। यहीं पे मैंने आपको बोला मेरा सब्जेक्ट भी ग्रो हो रहा है कि हमारे पास और नए नए तरीके आए चले जा रहे हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 4 है तो हम 4 पढ़ेंगे। वन इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, one is common size statement, one is ratio analysis, one is cash flow statement। तो हम ये 4 चीजें पढ़ते हैं। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से करवा चुका हूं विद एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट दोनों के अंदर ही हम क्या करते हैं, 2 ईयर्स के फिगर्स को साइमल्टेनियसली रख देते हैं और उनको स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव इज बेसिकली टेम्पोरल एनालिसिस। यहां पर हम क्या करते हैं, टेम्पोरल एनालिसिस करते हैं। टेम्पोरल एनालिसिस इज बेसिकली टाइम सीरीज। बेसिकली हम पिछले साल को इस साल से कंपेयर करते हैं। इसके और भी नाम होते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, अभी मैं सारे लिखवा भी दूंगा आपको, थ्योरी पढ़वा दूंगा इसकी। फिर आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इसके अंदर हम उसी साल के फिगर्स को आपस में एनालिसिस करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल रेशियो एनालिसिस आपने देखा। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसी साल के फिगर्स को आपस में देखते हैं कि करंट रेशियो क्या है, मतलब उसी साल की करंट एसेट, उसी साल की करंट लायबिलिटी। हम देखते हैं सोल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, उसी साल का डेट उसी साल की इक्विटी के रिस्पेक्ट में। तो वो बेसिकली एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन साइज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं कि उसी साल की स्टेटमेंट का उसी साल से एनालिसिस करना। टेम्पोरल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जैसे आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट देखते हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल देखते हो, जहां पर हम पिछले साल और इस साल को कंपेयर करते हैं, लिखते हैं कि एब्सोल्यूट कितना चेंज आया, परसेंटेज कितना चेंज आया, रेशियो में कितना चेंज आया, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। जल्दी से इनकी मीनिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपके इनको क्वेश्चंस दिखा दूंगा आपको किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कि क्या क्या हम करते हैं एक्चुअली में, कि कैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनती है, सो दैट आपके मन में एक व्यू हो कि किस तरीके से चीजें दिखती हैं। सो ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या होती हैं, मीन अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइदर दैट इज बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या बैलेंस शीट के 2 या 2 से ज्यादा सालों के फिगर्स को स्टडी करते हैं यहाँ पर, ऑफ एन एंटरप्राइज इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब कि बेसिकली खुद के 2 फिगर्स ले लेते हैं हम, कि पिछले साल का भी इस साल का भी। इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स अमाउंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स आर प्लेस साइड बाय साइड हम अमाउंट्स प्लेस
करते हैं विद चेंज इन अमाउंट्स इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं एब्सोल्यूट कितना चेंज आया, परसेंटेज में कितना चेंज आया। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बोथ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर आप दोनों चीजें बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी बना सकते हो, बैलेंस शीट का स्टेटमेंट भी बना सकते हो, ये हमें पता भी है। तो अभी मैं इसके आपको फॉर्मेट्स भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको कंपैरेटिव के फॉर्मेट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो हियर इट इज कि ये मेरा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, एक फर्म जैसे कि असम टी लिमिटेड है, मैंने इनका 2017-18 और 2018-19 इन दोनों सालों का सब कुछ लिख दिया, RFO, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मेरी स्टेटमेंट ऑफ P&L में यही सारी आइटम्स आती हैं। तो मैंने सारी आइटम्स लिस्ट कर दी, इनकी 2 सालों की, 2017-18 की भी, 2018-19 की भी। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा मैं इनको आपस में चेंज देखूंगा कि एक ही खुद बिजनेस के अंदर इटसेल्फ आपस में कंपेयर कर रहे हैं उसके पिछले साल से, तभी इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, डायनामिक एनालिसिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं कि मैं हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहा हूं। तो मैं कंपेयर करता हूं यहां पर जैसे कि ये 60 लाख से 75 लाख हो गया, तो चेंज आया एब्सोल्यूट चेंज 15 लाख का। परसेंटेज चेंज देखते हैं कि 15 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100 25%। इस तरीके से हर फिगर का देखते हैं। जैसे ये है, इसका भी एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया परसेंटेज चेंज कितना आया। समझ आया? तो दिस इज माय कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसी तरीके से हम बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। यहां पर भी हम क्या करते हैं, यहां पर हम जैसे ये ग्रोमोर लिमिटेड है, इसका मैंने बैलेंस शीट बनाया, दोनों सालों का बैलेंस शीट के फिगर्स लिख लिए, 22 के भी 23 के भी। ठीक है जी, ये मैंने 22 के सारे फिगर्स लिखे, ये मैंने 23 के सारे फिगर्स लिखे। अब मैं क्या करूंगा, इनको फिर से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करूंगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करा तो 2 लाख और 3 लाख, 1 लाख का डिफरेंस आया, यहां लिख दिया 1 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 लाख, 50%। फिर यहाँ पे कंपेयर करा, इनको कंपेयर करा, कितना इंक्रीज हुआ, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ऐसे हर फिगर के बारे में हम लिख देते हैं। सो दिस इज माई कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब आपको पूरी कंपैरेटिव बनानी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि CUET का पेपर है तो आपको सिर्फ मार्क करना आना चाहिए, तो आप मार्क कर पाओगे। ठीक है जी, अब देखते हैं हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है। सो हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन स्टेटमेंट्स इन विच इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 or more years आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। सिमिलरली यहां पर भी हमने किया, एंड देयर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टेकिंग अ कॉमन बेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक चीज को कॉमन बेस ले लेते हैं और बाकी सबको उसका परसेंटेज बोल देते हैं कि तू इसका कितना परसेंट है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम किसी एक चीज को कॉमन बेस ले लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो मेरा कॉमन बेस होता है वो टोटल बैलेंस शीट का टोटल होता है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर जो मेरा टोटल बेस होता है वो RFO होता है। तो कहता है कॉमन बेस टेकन इज टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज इन द केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, एंड RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है इन केस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। फिर से देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कैसे दिखेंगी मेरी। तो ये देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसी है। सो यहाँ पे मैंने आपको बोला, यहाँ पे आप वर्टिकल एनालिसिस करते हो, वर्टिकल एनालिसिस बोल दो, आप इसको स्टैटिक एनालिसिस बोल दो, आप इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोल सकते हो, आप इसको इंट्रा फर्म एनालिसिस भी बोल सकते हो। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। सो देखो क्या हो रहा है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने सारा कुछ लिखा दोनों सालों का, ये सारे फिगर्स लिख दिए, ये सारे लिख दिए, एक 2021 के, एक लिख दिए 2022 के। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा कि इनको आपस में कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इसी साल का 2021 का परसेंटेज ऑफ RFO कितना है। तो 25 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 25 लाख, 100%। 18 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 25 लाख, 72%। 2 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 25 लाख, 20 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 25 लाख, 5 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 25 लाख, 2 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 25 लाख। तो मैंने कॉमन बेस लिया 25 लाख को, बाकी चीजों को उसके परसेंटेजेस में यहां पर लिख दिया। तो ये क्या हुआ, वर्टिकल एनालिसिस। देखो मैं वर्टिकली ऊपर देख रहा हूं ना, कंपैरेटिव में आप साइडों में देख रहे थे, तो इसीलिए उसको हमने बोला था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, इसी तरीके से कॉमन साइज बैलेंस शीट देखते हैं। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट दोनों साल के फिगर्स लिख दिए मैंने, 2022 के लिख दिए, 2023 के लिख दिए। यहां पर मैं क्या करूंगा, किसी चीज को कॉमन बेस लूंगा, दैट इज टोटल ऑफ एसेट्स से टोटल ऑफ लायबिलिटीज। ये सिंपली हम बोले तो बैलेंस शीट टोटल, तो बैलेंस शीट का जो टोटल है ये रहा, बैलेंस शीट का टोटल 5 लाख और 6 लाख, इधर भी 5 लाख और 6 लाख, क्योंकि टोटल ऑफ एसेट टोटल ऑफ लायबिलिटी बराबर होंगे।
तो अब मैं हर चीज को इसका परसेंटेज बोलूंगा, जैसे कि ये मेरे पास 2,40,000, 2,40,000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 लाख, यहाँ लिख दिया। 70,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 लाख, 65,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 लाख, 1,10,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 लाख, 15,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 लाख। सिमिलरली ये भी 2,30,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 लाख, 8,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 लाख। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वर्टिकल एनालिसिस, दैट इज माय कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है जी। बाकी दो जो मेरे पास एनालिसिस आते हैं वो होते हैं मेरा रेशो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशो एनालिसिस इज बेसिकली हम क्या करते हैं, रेशोज लेकर आते हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बीच में रिलेटिव मेजर निकालते हैं कि ये इतना है, ये इतना है, तो इनको हम रेशो में कंपेयर करते हैं। सो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। रेशो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट with the help of accounting ratio is termed as ratio analysis। तो कहते हैं कि an analysis जो इस टर्म में किया है उसे हम रेशो एनालिसिस बोलते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट जो हमारे को पूरे एक साल का सारा कैश इनफ्लो और सारे का सारा कैश आउटफ्लो दिखा देता है कि जी कितना कैश मेरे पास आया और कितना कैश मेरे पास से गया, कहां से आया, कहां पे गया। इज अ स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, की एक अकाउंटिंग पीरियड का क्लासिफाइड अंडर 3 चीजों में हम क्लासिफाई करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इट शोज कि क्या सोर्स ऑफ कैश है, सोर्स फ्रॉम विच कैश इज रिसीव्ड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूटिलाइज्ड। कहां से आपके पास कैश आया, कहां पे आपने यूटिलाइज किया। ठीक है। फिर आता है मेरे पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के क्या टाइप्स हैं, क्या तरीके हैं। पहला टाइप हम बात करते हैं यहाँ पर, दैट इज माय एक्सटर्नल एनालिसिस। इनके मीनिंग क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। दूसरा आता है इंटरनल एनालिसिस। देखो एक्सटर्नल एनालिसिस इज बेसिकली जब बाहर के लोग एनालिसिस करते हैं, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। इनके पास डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं होते, बट उनको वो दे हैव टू डिपेंड ऑन द पब्लिश अकाउंट, जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने याद किया था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। उसके अंदर जो जो चीजें होती है वो सारी आपको पब्लिश करनी पड़ती हैं। तो जो एक्सटर्नल एनालिसिस करेगा वो इन सभी रिपोर्ट्स को पढ़ के करेगा, दैट्स इट। तो दैट इज बाय एक्सटर्नल एनालिसिस। फिर आता है इंटरनल एनालिसिस। ये करती है इंटरनल लोग, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, द इन्वेस्टर्स ऑफ अ कंपनी, जिनके पास ज्यादा एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। So internal analysis is conducted by the management to know financial position and operational efficiency of the organization. They have access to detailed records of enterprise। तो इनके पास क्या होता है, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एंटरप्राइज होते हैं, तो इनको पूरी डिटेल पता होती है। हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस, मैंने आपको बोला था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, डायनामिक, ट्रेंड एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सब नाम इसके हैं आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के। ये दिस इज एनालिसिस टू मेक रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कि हम नंबर ऑफ ईयर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। इट शोज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा ऑफ सेवरल ईयर्स अगेंस्ट अ चूजन बेस ईयर, कि किसी एक साल के साथ हम देखते हैं कि कितना एब्सोल्यूट चेंज आया, कितना परसेंटेज चेंज आया। फिर आता है वर्टिकल एनालिसिस या स्टैटिक एनालिसिस, इसी को हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी बोला। तो दिस इज बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी आप इसी को बोलते हो। ठीक है, ये सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 ईयर ओनली। उसी साल की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करते हो विद कंपेयरिंग टू सम बेस। इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ दिस एनालिसिस। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड व्हाट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म का मतलब होता है, इंट्रा वर्ड का मतलब कहीं भी आ जाए इंट्रा वर्ड, तो इंट्रा वर्ड का मतलब होता है हमारे पास कि विद इन। ठीक है, और इंट्रा वर्ड कहीं पे, इंटर वर्ड कहीं भी आ जाए तो यहां पे हम बोलते हैं विद। इंटर फर्म का मतलब विद अदर फर्म्स, इंट्रा फर्म का मतलब खुद का खुद से।
तो इंट्रा फर्म एनालिसिस इंट्रा फर्म कंपैरिजन में आता है, अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंट्रा फर्म, के खुद के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। वहीं इंटर फर्म की बात करें तो यहां पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर एंटरप्राइजेस की बिजनेसेस का आपस में कंपैरिजन करते हैं। इंटर फर्म की एक से ज्यादा, जैसे होता है ना इंटर स्कूल कंपटीशन, तो काफी सारे स्कूल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट इंट्रा स्कूल कंपटीशन हो तो स्कूल के ही डिफरेंट क्लासेस के बच्चे आपस में कम्पीट करते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, टू और मोर एंटरप्राइजेस और फर्म्स इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। It compares financial variables of two or more enterprises or firms to determine their competitive position कि कौन बेहतर है। फिर आता है मेरे पास what is the process of फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया कैसे, तभी मैंने आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिखाया या कॉमन साइज स्टेटमेंट दिखाया, तो हमने वहां पे क्या प्रोसेस फॉलो किया, यही किया होगा। देखो पहले हमने क्या किया होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था। हमने क्या किया कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग थी, एक अलग थी, हमने उनको दोनों को एक ही कॉलम में ले गए, दो कॉलम और ऐड करे, तो दैट इज रीअरेंजमेंट। फिर हमने उनको कंपैरिजन किया, हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला चीजों के अंदर, फिर परसेंटेज चेंज निकाला, फिर हमने उसका एनालिसिस किया कि हाँ जी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फिर उसको इंटरप्रेट करके हम अपने स्टेक होल्डर्स को उसकी एक रिपोर्ट दे देंगे कि देखो हमें पता चला है कि हमने सेल्स में बेहतर किया लेकिन हमारे खर्चे भी बढ़ गए। वो जो भी एनालिसिस आपका होगा, जो भी एनालिसिस आपके ऑडिटर्स कर रहे हैं, जो भी एनालिसिस आपकी मैनेजमेंट कर रही है, वो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं और हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। फिर आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। बहुत सिंपल, हम क्या करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारे क्या क्या, कुछ भी आप बोल सकते हो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है, या हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है या रिड्यूस हो रहा है, देयर कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे कहते हैं असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, हम देखना चाहते हैं अर्निंग, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं उससे हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी रेशियो से आप देखते हो कि हम कितने सॉल्वेंट है, टर्नओवर रेशियो से आप देखते हो कितनी मैनेजरियल एफिशिएंसी, असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये देखो रेशियो एनालिसिस से निकल के पॉइंट। इंटर फर्म कंपैरिजन कर पाते हैं, हम दूसरी फर्म्स के साथ कंपेयर करके अपने आप की पोजीशन सेट कर पाते हैं कि हम कहाँ पे लाई करते हैं। फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट, हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने बजट्स को फोरकास्ट कर सकते हैं, हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर, जैसे मान लो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे को बताएगा कि जी मेरे पास इतना ही कैश पड़ा है, मेरी कमिटमेंट ज्यादा है, तो मैं क्या करूँ, उस अकॉर्डिंग बजट प्रिपेयर करूंगा कि ताकि मैं अपना कैश का अरेंजमेंट कर सकूं। तो ये एनालिसिस मेरे को बताते हैं कि आपको किस तरीके से आगे के लिए बजट्स प्रिपेयर करने हैं। एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, पूरी अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओ और उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिमिटेशंस क्या है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो लिमिटेशंस क्या है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हमारे पास लिमिटेशंस हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या लिमिटेशन है। बात करें एनालिसिस की क्या लिमिटेशन है, सारी सेम लिमिटेशंस होंगी। देखो पहली लिमिटेशन हिस्टोरिकल एनालिसिस, बिल्कुल सर, ये हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है कि जहां पर जो वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं वो पुरानी होती हैं, हम आज की वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते हैं। लायबिलिटीज आर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस, की ओरिजिनल जो उनकी कॉस्ट थी उस बेसिस पे हम सारी की सारी एसेट्स को काउंट कर रहे होते हैं। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, सेम बात की हम यहाँ पर प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं देख पाते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो कम हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं। या हम जब इंटर टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं पिछले साल हमने 1 लाख प्रॉफिट कमाया, इस साल हमने 2 लाख कमाया, या इस साल मान लो मैं कहता हूँ इस साल भी मैंने 1 लाख कमाया। सपोज कहता हूँ मैंने लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया 1 लाख, ध्यान से समझना, इस साल भी कमाया 1 लाख, और मैं कहूंगा कि यार मैंने तो बिल्कुल सेम बिजनेस किया, इसका मतलब गुड, बिल्कुल सेम है, मतलब गुड, नॉट गुड बट नॉट बैड, बट एक्चुअली में बैड है क्योंकि पिछले साल जो 1 लाख की कीमत थी वो आज 1 लाख की कीमत कम होगी क्योंकि महंगाई बढ़ गई होगी, तो इसका मतलब ये बैड है। तो ये प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं देख पा रहा। फिर आता है हमारे पास इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं देखता कि हो सकता है मैंने प्रॉफिट तो उतना ही कमाया हो बट मेरे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया हो जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान होना था लेकिन मैंने होने नहीं दिया, तो उस एस्पेक्ट को कौन रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटिंग नहीं कर पा रही।
देन सफर्स फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स जिस चीज का आप एनालिसिस कर रहे हो अगर उसके अंदर ही कमियां हैं तो एनालिसिस के अंदर भी वो कमियां आ जाएंगी। तो हम कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिक्कतें थी वो एनालिसिस के अंदर भी दिक्कतें होंगी। नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, बिल्कुल सर पर्सनल बायसनेस से फ्री नहीं है कि हम अपनी मर्जी से प्रोविजन बना सकते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरा दिल कर रहा है मैं ज्यादा दिखा दूं, मेरा दिल कर रहा है मैं कम दिखा दूं, प्रोविजन फॉर टैक्स ज्यादा कम बना दूं, तो यहाँ पे मैं पर्सनल बायसनेस कर सकता हूँ। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वही की कोई किसी तरीके की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, कोई किस तरीके की, कोई डेप्रिसिएशन का वो मेथड फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन, कोई करता है WDV, तो वो दिक्कत आएगी। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग इज बेसिकली कमरा अंदर से बिल्कुल बेकार है लेकिन मैंने विंडो सुंदर बना दी, तो सामने वाला जो है उसको लेकर ये तो बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एक्चुअली में बहुत बेकार बिजनेस चल रहा होता है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से घुमा के दिखा देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आंखों का धोखा। विंडो ड्रेसिंग इज कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयर पोजिशन नहीं दिखाते घुमा फिरा के, आर नॉट ट्रू एंड फेयर। ठीक है, सपोज करो जैसे मेरे पास एक एसेट थी, सपोज मेरे बिजनेस में एक एसेट थी 10 लाख की, ठीक है, आज मेरे को पता है जीरो हुई पड़ी है लेकिन डेप्रिसिएशन के हिसाब से आज तक इस पे सिर्फ 4 लाख की डेप्रिसिएशन लगा है, तो मैं इसको 6 लाख दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में जीरो है तो मैं अपनी 6 लाख की एसेट दिखा रहा हूँ, देखने वाले को तो लगेगा इस बिजनेस के पास 6 लाख का सामान है, बट वो एक्चुअली में जीरो है। तो मैंने डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट का बड़ा गलत तरीके से यूज करा और विंडो ड्रेसिंग कर दी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। समझ आया? सो दैट्स इट फॉर द डे। हमने पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट ऑफ बुक 3 खत्म कर लिया, पूरा का पूरा टूल्स ऑफ एनालिसिस जो था उसके अंदर से भी जितना भी पोर्शन करना था मैं सारा कुछ लेकर आ गया हूं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा बुक 3 का सारा थ्योरी पोर्शन भी खत्म होता है और हमने कैश फ्लो भी पहले से कर लिया है, हमने रेशियो भी पहले से कर लिया है। तो मैंने आपका पूरा का पूरा अकाउंटेंसी कंप्लीट करवा दिया है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था 26-28 अप्रैल के बीच में करवा दूंगा और आज है जी 26 अप्रैल, तो मैंने आज तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। कल एक MCQ की वीडियो आएगी जिसके अंदर इन 2 चैप्टर्स के MCQs करेंगे, दैट्स इट। तो पूरा सिलेबस ओवर हो चुका है, कुछ 1-2 टॉपिक्स जो थे उनके ऊपर मैं रिसर्च करके उनकी वीडियोस भी ले आऊंगा। सो अब के लिए मैं लेकर आऊंगा स्पेशल क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन, उस तरीके क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। यहां तक सारे का सारा सिलेबस खत्म कर लो।